आज हमें पढ़ना है विलियन। तो विलियन की फर्स्ट क्लास कल हो चुकी थी, विलियन का बेसिक हम पढ़ चुके थे। तो आज विलियन का सेकंड पार्ट और कोलॉइड हम पढ़ेंगे। तो विलियन में कल हमने पढ़ लिया था कि विलियन क्या होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों या अवयवों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। और इसकी साइज क्या होती है, 1 नैनोमीटर से कम की इसकी साइज होती है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर से कम के होते हैं, वो क्या होते हैं, विलियन कहलाते हैं। आगे इसमें हमने पढ़ा था विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार में पढ़ा था गैसीय विलयन। गैस और गैस मिलके क्या बनाती हैं, गैस बनाती हैं। द्रव और गैस मिलके बादल या कोहरा बनाते हैं। और ठोस और गैस मिलके, इसका उदाहरण क्या है, नाइट्रोजन में कपूर या फिर वायु में जो आयोडीन या धुआं रहता है, तो किसका उदाहरण रहता है, गैसीय विलयन का होता है, जिसमें ठोस और गैस का मिश्रण होता है। अगला प्रकार हमने पढ़ा था द्रव विलयन। तो द्रव विलयन में द्रव और गैस का उदाहरण क्या होता है, जल में हाइड्रोजन का मिश्रण। इसमें क्या था, जल में हाइड्रोजन गैस का मिश्रण। अगर जल में हाइड्रोजन गैस हम मिला देते हैं तो वो एक कैसा होता है, द्रव विलयन होता है। तो द्रव और द्रव क्या होता है, इसमें इसका उदाहरण है जल में एथेनॉल का विलयन, या फिर जल में किसी भी हम जूस या फिर ऐसी कोई चीज को मिला दें जिसके पार्टिकल 1 नैनोमीटर से कम के हो, वो क्या होते हैं, द्रव विलयन होते हैं। ठोस और द्रव का मिश्रण क्या बनाता है, इसके उदाहरण है जल में चीनी या ग्लूकोज का मिश्रण, जो है क्या है अपना, द्रव विलयन कहलाता है। अगला है विलयन का प्रकार ठोस विलयन। ठोस विलयन में गैस और ठोस का उदाहरण क्या है, पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन। और द्रव और ठोस का मिश्रण का उदाहरण है पारे में सोडियम के साथ अमलगम। ये इंपॉर्टेंट है कि पारे और सोडियम को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, हमारा अमलगम बनता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, अमलगम। और ठोस में क्या होता है, इसका उदाहरण सोने के साथ कॉपर का विलयन। अब हमें पढ़ना है आज विलयन की सांद्रता। मतलब विलयन की सांद्रता किस किस पे डिपेंड करती है। इसमें सबसे पहला है अपना मोलरता। सबसे पहले क्या है अपना, मोलरता। अब विलयन जो होता है ना, तो विलयन में जो भी पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स की डेंसिटी क्या है, कितनी ज्यादा मात्रा में है, उसको हम किससे देखते हैं, मोलरता से देखते हैं। तो इसमें हमें तीन चीजें पढ़ना है, एक तो मोलरता पढ़ना है, दूसरा हमें पढ़ना है मोललता, तीसरा हमें पढ़ना है इसमें विलेयता, और इसके साथ एक दो चीजें और हम पढ़ेंगे इसके साथ मिक्स करके, तो वो आगे आएंगी। तो मोलरता क्या होती है, मोलरता में हम देखते हैं 1 लीटर विलयन, 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या। तो मोलरता क्या होती है, हम कोई 1 लीटर विलयन ले लेंगे और उसमें जो भी विलेय मिलाएंगे तो उसके मोलों की संख्या क्या होती है, उसको हम बोलते हैं मोलरता। इसमें विलेय क्या होता है, विलेय मतलब होता है जो हम कम मात्रा में, मतलब जो भी चीज हम बहुत कम मात्रा में मिला रहे हैं। जैसे हम पानी में 1 चम्मच शक्कर अगर हम मिलाते हैं तो शक्कर क्या हो जाती है, हमारी विलेय हो जाती है। और पानी क्या है, विलायक है, क्योंकि पानी की मात्रा ज्यादा है और शक्कर की मात्रा कम है। तो 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को क्या हम क्या क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। अब भाई ये मोलों की संख्या क्या होती है, अब मोलरता के लिए पहले मोलों की संख्या तो पता होना चाहिए, या फिर मोल क्या होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो मोल क्या होती है, एक्चुअल में मोल होती है पार्टिकल की संख्या। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, ये थोड़ा सा इससे अलग है, रिलेट इससे ही करता है। तो एक चीज होती है मोलों की संख्या। तो भाई मोलों की संख्या क्या होती है, तो मोलों की संख्या होती है दिया गया भार बटे परमाणु द्रव्य। ये क्या है, मोलों की संख्या का फार्मूला है। मतलब इसमें हम देखते हैं कि दिया गया भार कितना है और परमाणु द्रव्यमान हम इसमें बटे में हम इसके रख देते हैं। अगर इसमें हम देखें, एक उदाहरण अगर देखते हैं, तो हमसे कहा गया है, जैसे देखते हैं कि 6 ग्राम
ग्लूकोज में मोलों की संख्या बताइए। अगर हमसे पूछा गया है कि 6 ग्राम ग्लूकोज में मोलों की संख्या बताइए, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हमें पहली बात क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए हमें क्या? ग्लूकोज का परमाणु भार। क्योंकि इसमें क्या होता है, मोलों की संख्या में दिया गया भार हमें कितना है? 6 ग्राम। हमें कितना भार दिया गया है? 6 ग्राम हमें भार दिया गया है। तो दिया गया भार की जगह क्या रख देंगे? 6 रख देंगे। और परमाणु द्रव्यमान की जगह क्या? अब भाई ग्लूकोज का परमाणु द्रव्यमान हमें पता होना चाहिए। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12 और O6। क्या होता है? C6H12O6। तो हमें ये सारी चीजें पता होना चाहिए। तो अब हमें पता है भाई कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, तो वो होता है 12 और है कितने? 6। तो हम इसमें क्या करेंगे? 6 का गुणा कर देंगे, फिर क्या करेंगे? प्लस। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार तो एक ही होता है, लेकिन यहाँ कितने हाइड्रोजन है? यहाँ तो 12 हाइड्रोजन है, तो 12 फिर प्लस। फिर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है यहाँ पे 16 होता है। तो यहाँ पे 16 ऑक्सीजन है कितने? तो 16 गुणित 6। ये क्या है हमारा? इस सब को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्लूकोज का परमाणु भार हमारे पास आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो क्या आ जाता है हमारा? 180 हमारा आंसर आ जाता है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 1/30 या फिर 0.03। ये हमारा क्या है? परमाणु परमाणु भार 180 है और ये क्या है? हमारे मोलों की संख्या है। तो मोलों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई? 0.03 मोल। तो ऐसे हम निकालते हैं मोलों की संख्या। अब अगर हमसे पूछा जाता है कि भाई विलयन में मोलों की संख्या बताइए, तो हमें पता है ना कि इसमें यहाँ का फॉर्मूला ये है। यहाँ पे ये हमने यहाँ पे अब इसका फॉर्मूला नहीं लिखा, तो इसका हम फॉर्मूला हम लिख लेते हैं यहाँ पे। इसका फॉर्मूला हम देखते हैं अभी। इसको हम किससे दिखाते हैं? इसको हम एम से दिखाते हैं, वो भी कैपिटल वाला एम। तो मोलरता हमारी क्या थी? 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या हम समझ गए हैं। मोलों की संख्या क्या होती है? दिया गया भार बटे परमाणु द्रव्यमान। तो वहां हमने देखा था कि कितना आ रहा था? 0.03 मोल आ रहा था किसका? ग्लूकोज का। तो ऐसे ही हमें क्या निकालना होती? मोलों की संख्या में निकालना होती। अब मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? विलेय में मोलों की संख्या। क्या रखते हैं हम? विलेय के मोलों की संख्या, या फिर विलेय जितना भी हम विलेय ले रहे हैं वो है यहाँ पे रखाएगा विलेय के मोलों की संख्या। क्या है हमारा? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। ये क्या होती है? ये होती है हमारी मोलरता। क्या होते हैं इसको हम कैसे समझते हैं? 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। तो इसको हम एम से दर्शाते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे? विलयन की मोलरता हम निकाल लेंगे। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ऑप्शन में आ जाता है, या फिर मोलों की संख्या भी पूछ लेते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं। मोलों की संख्या क्या होती है? दिया गया भार बटे परमाणु द्रव्यमान। ये क्या होती है? मोलों की संख्या होती है। अगला हमें पढ़ना है क्या? मोललता। अगला हमें क्या देखना है? मोललता पढ़ना है। तो मोललता क्या होती है?
मोलरता हम देखते हैं, तो मोलरता हम देख रहे थे, किस में देख रहे थे, वो आ रहा था 1 लीटर विलियन। क्या हम देख रहे थे, 1 लीटर विलियन में। और ये क्या होता है, इसमें हम विलियन को नहीं देखते, इसमें हम देखते हैं किसको, विलायक को देखते हैं। इसमें हम किसको देखते हैं, विलायक। विलायक मतलब जिसमें हम कोई चीज बोल रहे हैं या फिर जो ज्यादा मात्रा में है, तो विलायक कैसा होगा, यहाँ पे केजी में होगा। विलायक कैसा होगा, केजी में होगा। मोलरता में क्या था, विलायक लीटर में था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, केजी में होगा। तो यहाँ पे यही अंतर है, वो लीटर में चलता है और ये किलोग्राम में चलता है। तो इसका हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, इसमें हम फॉर्मूला लिखते हैं विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या बटे विलायक का भार या फिर द्रव्यमान, इसमें हम देखते हैं। तो मोलरता में हमने क्या पढ़ा था, मोलरता में हमने पढ़ा था, उसमें क्या था, विलेय के मूलों की संख्या। उसमें हमने क्या देखा था, विलेय के मूलों की संख्या बटे विलायक का विलयन का आयतन। इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसको स्मॉल m से हम दर्शाते हैं। इसमें क्या है, विलेय के मूलों की संख्या बटे विलायक का भार या द्रव्यमान, जो कि केजी में होता है। तो मोललता और मोलरता में यही अंतर है। इसमें हम क्या करते हैं, बटे में क्या रखते हैं, नीचे विलायक का भार, और वहां क्या रख रहे थे हम, विलयन का आयतन। अगले हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे अगला हमें पढ़ना है नॉर्मलता। अगला हमें क्या देखना है, नॉर्मलता हमें देखना है। अब नॉर्मलता क्या होती है, नॉर्मलता में क्या होता है, एक विलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकी मोलों की संख्या क्या होता है, 1 लीटर, 1 लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकी मोलों की संख्या क्या कहलाती है, हमारी नॉर्मलता कहलाती है। अब भाई ये तुल्यांकी क्या होता है, ग्राम तुल्यांकी या तुल्यांकी भार, तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तुल्यांकी भार क्या होता है, इसमें हम ऊपर रखते हैं क्या, यहाँ पे तुल्यांकी भार का हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। तुल्यांकी भार बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान बटे, इसके बटे में हम बहुत सारी चीजें रख सकते हैं। या तो हम रखेंगे क्या, अम्लीयता, जो भी हमें यहाँ पे दिया गया होगा उसकी अम्लीयता, या फिर क्षारीयता, या फिर उसका आवेश। ये सारी चीजें रख के हम परमाणु द्रव्यमान और ये अम्लीयता रख के हम क्या निकाल सकते हैं, तुल्यांकी भार हम निकाल सकते हैं। तो ये इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो नॉर्मलता क्या होती है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकी मोलों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। तो ये सीधी डेफिनेशन भी एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, 1 लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकी मोलों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। अब हमें क्या लिखना है, इसका फॉर्मूला। तो इसको हम किससे दर्शाते हैं, एन से दर्शाते हैं। इसको ऊपर हम क्या लिखेंगे, ग्राम तुल्यांकी विलियन के मोलों की संख्या क्या लिखना है, ग्राम तुल्यांकी, ग्राम तुल्यांकी विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन। बटे विलियन का आयतन। तो ये क्या है, हमारी नॉर्मलता है।
तो नॉर्मलता क्या होती है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांक की मोलों की संख्या क्या कहलाती है, हमारी नॉर्मलता कहलाती है। इसको हम एन से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, ग्राम तुल्यांक की विलेय के मोलों की संख्या और विलयन का आयतन। आगे समझ में। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें लिख लो, यहाँ पे लिख लेते हैं। एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं। तो एक मोल में भाई कितने पार्टिकल्स होते हैं, ये मोल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या होता है, एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻²3। ये क्या होते हैं, इतने पार्टिकल्स एक मोल में होते हैं। आगे समझ में। एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको एवोगैड्रो संख्या हम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो एवोगैड्रो संख्या। इसको हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो संख्या हम इसको बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे 3 पैरामीटर हमने उसके देख लिए सांद्रता के। पहला हमने देख लिया क्या, मोलरता। दूसरा हमने पढ़ लिया क्या, मोललता। तीसरा हमने पढ़ लिया नॉर्मलता। अगला हमें पढ़ना है विलेयता। अगला क्या पढ़ना है हमें, विलेयता। विलेयता, वही विलेयता क्या होती है। तो विलेयता के बारे में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी। जिनका क्या नाम था, हेनरी नाम। तो हेनरी ने क्या कहा, तो हेनरी का एक नियम है। हेनरी का क्या नियम है कि प्रेशर जितना ज्यादा होगा, प्रेशर जितना ज्यादा होगा, जल में घुलनशील मतलब कोई भी लिक्विड है उसमें प्रेशर जितना ज्यादा होगा तो उसमें घुलनशील गैसों की जो घुलनशीलता है वो उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो गैसों की घुलनशीलता भी बढ़ेगी, प्रेशर कम होगा तो गैसों की घुलनशीलता भी कम होगी। ये हमें कहाँ देखने मिलता है, ये हमें देखने मिलता है सोडे की बोतल में। सोडे की बोतल, अगर सोडे की बोतल जब पैक होती है, ढक्कन उसका बंद होता है, तो उसमें गैसों की घुलनशीलता कैसी होती है, ज्यादा होती है। कैसी होती है, गैसों की घुलनशीलता ज्यादा होती है। और अगर हम उसके ढक्कन को खोल देते हैं, उसमें जो भी विलेय गैसें हैं, जो भी गैसें उसमें घुली हुई है, वो कैसी होती है, उनकी घुलनशीलता कम हो जाती है। अगला हम उदाहरण देखते हैं, इसमें क्या होता है, जलीय जीवन। क्या है इसका अगला उदाहरण, जलीय जीवन। जलीय जीवन में क्या होता है भाई, समुद्र में ये कुछ लेयर है। ये बिल्कुल उथला पानी है, ये मिडिल वाला पानी है, और ये बहुत ही गहरा पानी है। तो जो ऊपर जो रहेगा ना, तो वहां क्या होता है, प्रेशर कम होता है। यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर कम होगा। यहाँ पे प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। जब हम समुद्र की गहराई में हम जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, बहुत ज्यादा गहराई में प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो वहां क्या होगा, जल में क्या होती है, गैस होती है। इंपोर्टेंट गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन होती है, जो कि जलीय जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ऊपर क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर कम होता है। तो प्रेशर कम होने की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन की घुलनशीलता क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। तो गहराई में प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन की घुलनशीलता क्या कैसी होती है, ज्यादा होती है। तो बड़ी मछलियां ऊपर ना तैरने की बजाय वो गहराई में तैरती हैं। क्यों तैरती है गहराई में, क्योंकि यहाँ उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाती है। गहराई में क्या होता है, उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है और उनकी साइज भी बढ़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम कभी देखते हैं कि जो जमीन पे जो जानवर है, जमीन पे जो जानवर होते हैं ना, वो थोड़े से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। कभी भी हमने जमीन पे बहुत बड़े जानवर नहीं देखे। बड़े एक समय पे होते थे डायनासोर। क्यों होते थे डायनासोर इतने बड़े, क्योंकि उस समय पे ऑक्सीजन कैसी थी, पृथ्वी पे बहुत ज्यादा मात्रा में थी। धीरे धीरे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। अब इसमें क्या है, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा गहराई में कैसी होती है, ज्यादा होती है। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कैसी होती है, ज्यादा होती है। पानी बना कैसे, H2, ऑक्सीजन तो इसमें बहुत ज्यादा है।
तो ऑक्सीजन ज्यादा होती है तो जलीय जीवों की आप देखो आकार बहुत बड़े बड़े होते हैं। कुछ मछलियां ऐसी होती हैं कि थल पे जो है ना कभी भी इतने बड़े जानवर नहीं पाए जाते। सबसे बड़े जानवर अगर देखोगे तो कहाँ मिलेंगे आपको? पानी में। नीलवेल मछली बहुत बड़ी होती है। अपने यहाँ तो देखने में सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पे? हाथी देखने को मिलेगा, लेकिन नीलवेल तो कई हाथियों के बराबर क्यों होती है? और वो गहराई में रहती है क्योंकि उसको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो जो भी जीव जंतु है ना तो उनका आकार बड़ा होता है। क्या होता है? उनका आकार बड़ा होता है। तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए बड़ी मछलियां कहाँ रहती है? पानी के अंदर रहती है। पहले डायनासोर इतने बड़े क्यों थे? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा थी। जितनी ऑक्सीजन मिलेगी शरीर की वृद्धि उतनी अच्छी होती है। क्या होती है? शरीर की वृद्धि उतनी अच्छी होती है। इसका हम अगला उदाहरण एक और देख लेते हैं कि प्रेशर का क्या है गैसीय घुलनशीलता पे इफेक्ट। तो हम देखते हैं पर्वतों पर। पर्वतों पर हम कभी देखते हैं कि पर्वतारोही जो होते हैं ना वो अपनी पीठ पे एक ऑक्सीजन का टैंक लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं भाई ऑक्सीजन का टैंक? क्योंकि जब हम पहाड़ पे जाते हैं, पहाड़ पे क्या होता है? ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, मतलब प्रेशर कम होगा। जब हम पहाड़ पे जाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल कम होगा, प्रेशर घटेगा। प्रेशर घटेगा तो गैसों की घुलनशीलता भी कैसी होगी? डाउन होगी। डाउन होगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हाँफने लगेगी। तो पर्वतारोही क्या करते हैं? जब पहाड़ों पे चढ़ते हैं ना तो वो ऑक्सीजन टैंक अपने साथ लेके जाते हैं, जिससे उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके। इसीलिए हम देखते हैं ना कि ऊंचाई पर क्या होती है? आग नहीं जला पाती। ये बहुत जाना हुआ सा, सब लोग जानते हैं इसको। क्या होता है? ऊपर जाके क्या होती है? ऑक्सीजन कम हो जाती है, इसीलिए क्या होती है? आग हम पकाते हैं कुछ भी। जमीन पे अगर हम पकाते हैं तो जल्दी पक जाता है, तो ऊंचाई पे हम पकाते हैं तो देर में पकता है। मतलब पहाड़ों पे जाके अगर आप मैगी बनाओगे तो उसको बनाने में टाइम लगेगा, वो मैगी 2 मिनट में नहीं बनेगी। जमीन पे बनाओगे तो शायद 2 मिनट में बन जाए, लेकिन पहाड़ों पे 2 मिनट में मैगी आप नहीं बना सकते, क्योंकि वहां पे प्रेशर कम होता है, ऑक्सीजन कम होती है। अगला हमें देखना है कोलॉइड। अगला हमारा टॉपिक क्या है? कोलॉइड हमें पढ़ना है। अब भाई हमने क्या पढ़ा अभी तक? विलयन पढ़ा। विलयन हमने खत्म कर दिया। अब विलयन के बाद क्या आता है? कोलॉइड आता है। भाई विलयन और कोलॉइड में अंतर क्या होता है? तो विलयन हमने देखा था, विलयन में हमने क्या देखा था? 1 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स कैसे होते हैं? विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विलयन। कोलॉइड का क्या होता है? इसको बड़े करके लिख लेते हैं यहाँ पर, कोलॉइड। तो कोलॉइड क्या होता है? इनके पार्टिकल्स का आकार क्या होता है? 1 नैनोमीटर से 1 mm, 1 मिलीमीटर तक ये लगभग इनके पार्टिकल्स का आकार होता है। कैसा होता है? 1 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर का जो आकार होता है वो क्या कहलाते हैं? कोलॉइड कहलाते हैं। इस विलयन को हम कुछ नहीं करते, केवल आकार के आधार पर हम बांट देते हैं। ये जो है 1 नैनोमीटर से छोटे होंगे तो क्या होंगे? विलयन हो जाएंगे। 1 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक होंगे तो क्या हो जाएंगे? कोलॉइड हो जाएंगे। इससे अगर ज्यादा होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? निलंबन हम बोलते हैं। क्या हम बोलते हैं? निलंबन। इसमें क्या होते हैं? ये 1 mm से ज्यादा, 1 mm से ज्यादा। आया समझ में? कोलॉइड, विलयन और निलंबन में क्या अंतर है? तो विलयन जो होते हैं वो 1 नैनोमीटर से कम, कोलॉइड जो होते हैं वो 1 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक, और ये 1 मिलीमीटर से ज्यादा होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं निलंबन बोलते हैं। अब कोलॉइड का हमने आकार देख लिया। भाई कोलॉइड क्या होते हैं? इनका आकार कैसा होता है? 1 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक होता है। और इसमें हमने पढ़ा था ये कैसा होता है? समांगी मिश्रण होता है। इसके बारे में हमने देखा था ना, क्या था? समांगी मिश्रण होता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी और एक विषमांगी। समांगी मिश्रण जब हम शक्कर और पानी को घोलते हैं, शक्कर प्लस पानी, तो घुलने के बाद हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते। भाई अगर मान लो शक्कर पानी हमने घोल दिया और उसके बाद पानी अलग कर दिया और शक्कर अलग कर दी तो हम नहीं कर सकते। लेकिन कोलॉइड के पार्टिकल्स इतने ज्यादा होते हैं कि हम कई बार उसको मतलब कई बार अलग कर ही सकते हैं। ये क्या कैसा होता है? एक विषमांगी मिश्रण होता है। कैसा होता है? विषमांगी मिश्रण। तो कोलॉइड क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मतलब ये अगर हम कोई भी पाउडर या फिर आटा वाटा जो भी लेंगे, आटा क्या होता है? कोलॉइड का ही वो होता है,
आटे को अगर हम पानी में घोलेंगे तो वो कोलोइड हो जाता है, या फिर कोई पाउडर हम घोलेंगे जिसका आकार, पार्टिकल का आकार क्या है, 1 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर के बीच का है, तो वो कैसे होंगे, पानी में वो हमें दिखेंगे सेपरेट। नमक शक्कर के घोल में हमें नमक नहीं दिखता, अगर अच्छे से घुल जाए तो घुलने के बाद हम नमक शक्कर के घोल में नहीं देख सकते, लेकिन ये पार्टिकल्स हमें दिखेंगे। जैसे अगर हम पानी में कोई पाउडर या फिर कुछ ऐसा डालते हैं, जैसे हमने आटा डाल दिया, तो आटा हमें दिखेगा, यहाँ पे आटे के पार्टिकल्स हम देख पाएंगे यहाँ वहां घूमते हुए पानी में। तो वो कैसा है, एक बिस्मांगी मिश्रण है, मतलब 100% क्या है, मिक्स नहीं है। अब ये क्या होता है, दो टाइप का होता है, इसको हम देखते हैं। कोलोइड क्या होता है, दो टाइप से होता है। कोलोइड की दो अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था लिखो, परिक्षिप्त अवस्था, इसको हम क्या बोलते हैं, परिक्षिप्त अवस्था, परिक्षिप्त अवस्था। दूसरी क्या होती है, परिक्षेपण, परिक्षेपण अवस्था। विलयन में हम क्या देख रहे थे, विलयन में हम देख रहे थे दो चीजें होती है, एक होता है विलय, दूसरा क्या होता है, विलायक। मतलब विलय जो कम मात्रा में होता है, विलायक जो ज्यादा मात्रा में होता है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो इसकी परिक्षिप्त अवस्था और दूसरी क्या है, इसकी परिक्षेपण अवस्था। तो कोलोइड क्या है, इसमें हमने देखा था ये कैसा होता है, कम होता है, तो इसमें ये कम होता है और ये ज्यादा होता है। आगे समझ गए, तो परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण अवस्था। अब हम कोलोइड के क्या देख लेते हैं, कुछ प्रकार हम देख लेते हैं। ये है कोलोइड के कुछ इंपोर्टेंट जो एग्जाम में बहुत ज्यादा हमसे पूछी जाती है। तो ये क्या है, एक परिक्षिप्त अवस्था है, ये क्या है, परिक्षिप्त अवस्था है। अगली क्या है, परिक्षेपण अवस्था। इसमें क्या है, हम देखते हैं कि भाई आपस में ठोस या द्रव को मिलाने पर क्या हमें नया प्रोडक्ट मिलता है। अब इसमें पहला क्या है, ठोस। तो ठोस में हम क्या मिलाएंगे, पहले ठोस, फिर द्रव और फिर गैस हम मिला के देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ठोस। तो ठोस में क्या मिलाया हमने, ठोस को मिलाया तो क्या बना, ठोस सोल हमें प्राप्त हुआ। तो इसका उदाहरण क्या है, कुछ रंगीन कांच। अब कांच क्या होता है, ठोस और ठोस का मिश्रण क्या होता है, कांच होता है। तो इसका उदाहरण क्या है, कुछ रंगीन कांच एवं रत्न या दूधिया कांच। आगे समझ में, तो क्या होता है, कुछ रंगीन कांच, कांच क्या होते हैं, ठोस सोल होते हैं, और ठोस का मिश्रण होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ठोस और ठोस को मिला देते हैं। अब यहाँ पे देखा हमने कि ठोस को द्रव के साथ मिलाया, मतलब द्रव के अंदर ठोस को हमने मिला दिया, तो हमें क्या मिला, केवल सोल। यहाँ पे क्या था, ठोस सोल था, ये केवल सोल है। सोल में उदाहरण क्या है हमारा, पेंट। पेंट मतलब पहनने वाला पेंट नहीं, पुताई वाला पेंट। आगे समझ में, इसमें क्या है, पेंट अपना उदाहरण है, कोशिका तरल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर कीचड़। मतलब इसमें क्या कर रहे हैं, हम द्रव के अंदर ठोस को मिला रहे हैं। मतलब पेंट में हम यही करते हैं ना, एक द्रव होता है पानी, पानी के अंदर हम क्या करते हैं, ठोस पेंट को हम मिला देते हैं। कीचड़ क्या होती है, पानी के अंदर मिट्टी को मिला दिया हमने, तो मिट्टी कैसी होती है, ठोस होती है। तो मिट्टी को मिला दिया तो क्या हो गया, हमें सोल हमें प्राप्त होगा। अब ठोस और गैस को मिलाते हैं, मतलब गैस के अंदर कुछ ठोस हम मिला दें, मतलब गैस है, हवा के अंदर कुछ ठोस चीज हमने मिला दी, तो वो क्या बनेगा, एरोसोल। उसको हम क्या बोलेंगे, एरोसोल। एरोसोल क्यों, क्योंकि एयर से रिलेटेड है। गैस को हम कैसे ले लेंगे, एयर, तो क्या मिलेगा, एरोसोल। ये डायरेक्ट यही पूछ जाते हैं कि गैस और ठोस या गैस को हम क्या बोलते हैं। तो जब ठोस और गैस को हम मिलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एरोसोल हम बोलते हैं। तो इसका उदाहरण हमें कहाँ देखने मिलता है, पहला उदाहरण धुआं। धुएं में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, हवा में मिक्स हो जाते हैं। दूसरा क्या है, धूल उड़ रही है, भाई हवा में धूल, मतलब धूल कैसे होते हैं, ये कैसे पार्टिकल्स होते हैं, कोलोइडल, कोलोइड जैसे पार्टिकल। मतलब 1 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक के पार्टिकल अगर हवा में मिक्स हो रहे हैं, बारीक धूल मिक्स हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एरोसोल हम बोलेंगे। फिर क्या है, स्वचालित वाहन का निथार, मतलब जो वाहन है उसका धुआं हुआ, ये सारी चीजें। अब क्या देखेंगे हम, द्रव के साथ ठोस का मिश्रण, द्रव का मिश्रण और गैस का मिश्रण। अभी हमने क्या किया था, ठोस के साथ ठोस, द्रव और गैस तीनों चीजें मिक्स करके देख ली थी, तो हमें ठोस सोल, सोल और एरोसोल हमें प्राप्त हो रहा था। अब हम क्या करेंगे, द्रव के साथ ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों चीजों को हम मिक्स करके देखेंगे। अब भाई ठोस के साथ हमने क्या किया,
द्रव को मिला दिया। इधर हम क्या कर रहे थे, द्रव में ठोस को मिला रहे थे। इसमें हम क्या करेंगे, ठोस में द्रव को मिलाएंगे, बट ठोस की मात्रा क्या है, ज्यादा है, द्रव की मात्रा कम है। आया समझ में? यहाँ पे यही है, इसको साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। तो यहाँ हम क्या कर रहे थे, ठोस में ठोस को मिला रहे थे, द्रव में ठोस को मिला, मतलब द्रव की मात्रा क्या थी, ज्यादा थी, और ठोस की मात्रा क्या थी, कम थी। इधर गैस कैसी है, ज्यादा है। भाई धुआं रहता है तो गैस ज्यादा होती है, ठोस पार्टिकल्स कम होते, तभी धुएं के भी अगर हल्का धुआं हो तो हमारे पास उसको देख पाते। तो गैस ज्यादा थी और ठोस कम था। अब यहाँ क्या हो रहा है, ठोस ज्यादा है, ठोस क्या है, ज्यादा है, और द्रव कैसा है, कम है। तो इसका उदाहरण क्या होता है, जेल। मतलब क्या होता है, हमें एक जेल प्राप्त होता है। अब वो जेल के उदाहरण क्या देख सकते हैं, हम एक पनीर होता है। अब पनीर कैसा होता है, पनीर को अगर जोर से दबाओगे तो क्या रहता है, उसमें से पानी निकलता है, मतलब पानी की मात्रा उसमें कम है, तो ठोस की मात्रा क्या है, उसमें ज्यादा है। मक्खन कैसा होता है, मक्खन भी ऐसा होता है कि उसमें ठोस ज्यादा होता है और पानी कम होता है। जेली कैसी होती है, भाई जेली भी ठोस होती है, लेकिन थोड़ी सी तो नर्म होती है, मतलब उसमें थोड़ी सी कम मात्रा में क्या होता है, द्रव उसमें भरा होता है। अब हम करेंगे द्रव और द्रव का मिश्रण। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि द्रव और द्रव के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं। तो द्रव प्लस द्रव, मतलब द्रव, और अगर हम द्रव को मिलाएंगे तो हमें क्या होता है, इमल्सन या पायस हम बोलते हैं। तो ये कई बार पूछा गया कि द्रव को द्रव के साथ मिश्रण क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, इमल्सन या पायस कहलाता है। तो इसका उदाहरण क्या है, एक दूध है, बालों की क्रीम, चेहरे की क्रीम, मतलब बालों में जो हम क्रीम लगाते हैं, और या फिर चेहरे की हम क्रीम लगाते हैं, वो कैसा होता है, द्रव और द्रव का मिश्रण होता है। उसको या इमल्सन बोलते हैं या फिर हम पायस हम बोलते हैं। फिर आ गया द्रव और गैस, मतलब गैस ज्यादा और द्रव कम। गैस कैसी होगी, ज्यादा होगी, द्रव कैसा होगा, कम होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरोसोल। यहाँ कैसा था, गैस और ठोस का मिश्रण भी क्या कह रहा था, एरोसोल कहलाता है, ये भी क्या कहलाता है, एरोसोल कहलाता है। इसका उदाहरण क्या होता है, धुंध, कोहरा, बादल, या फिर कीटनाशक स्प्रे। कीटनाशक स्प्रे जब हम करते हैं तो वो कैसा होता है, द्रव और गैस का मिश्रण होता है। उसमें कैसी होती है, गैस बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, द्रव बहुत कम मात्रा में होता है, तभी तो उसकी फुहार बन पाती है। फुहार ज्यादा बनेगी तो क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड होगा, तो उसमें क्या होगा, कोहरा। कोहरा हम देखते हैं ना, तो कोहरा में क्या होती है, गैस होती है, हवा में तैरता है कोहरा, लेकिन उसमें कुछ मात्रा में क्या होता है, द्रव। जब कोहरे में हम बाइक पे जाते हैं या फिर पैदल जाते हैं तो हाथों पैरों पे जो जम जाता है ना, ऐसी बूंदे बूंदे सी आ जाती है, वो कैसा है, कम मात्रा में द्रव है, उसको हम क्या बोलते हैं, एरोसोल। उदाहरण क्या है, कोहरा, बादल, कीटनाशक स्प्रे या धुंध उसका उदाहरण है। अगला हम देखते हैं गैस और ठोस का मिश्रण, मतलब ठोस ज्यादा है और गैस कम है। इसमें क्या है, ठोस ज्यादा है और गैस कम है, तो इसमें क्या बनेगा, अपने क्या मिलेगा, ठोस सोल हमें प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा हमें, ठोस सोल प्राप्त होगा। इसका उदाहरण क्या है, प्यूमिस पत्थर, फोम, रबर या फिर स्पंज। फोम हम देखते हैं, रबर भी देखी है हमने, और स्पंज भी हमने देखा हुआ है। स्पंज कैसा होता है, स्पंज की जो बॉल आती है, स्पंज की बॉल कैसी होती है, थोड़ी सी ठोस होती है उसमें, लेकिन हल्की मात्रा में क्या होता है, कुछ कम मात्रा में गैस भरी होती है। उसको हम दबाएंगे तो वो दब जाएगी, मतलब उसकी एयर बाहर निकल जाएगी, उसमें से छोड़ देंगे तो गैस अंदर जाएगी। रबर भी ऐसी होती है, उसमें भी कम मात्रा में गैस होती है। फोम भी ऐसी ही होती है। अब हम करेंगे द्रव और गैस का मिश्रण। इसमें क्या है, द्रव ज्यादा मात्रा में, गैस कम मात्रा में, तो क्या प्राप्त होगा हमें, फोम। इसका उदाहरण क्या है, फैन। फैन मतलब पंखे वाला भी फैन नहीं है, और प्रशंसक वाला भी फैन नहीं। फैन मतलब झाग, झाग जो होता है ना, उसको साबुन का झाग, साबुन से नहाते हैं तो वो झाग जो होता है वो फैन। फिर क्या आ गया, फेंटी गई क्रीम। अगर क्रीम को अगर फेंट देते हैं, मिक्सर में हम चलाते हैं, उसको बहुत देर तक फेंटते हैं, तो क्या वो झाग टाइप का बन जाता है ना ऊपर, तो वो क्या होती है, वही होती है फेंटी हुई क्रीम, या फिर उसी को हम फोम का रूप बोलते हैं। फिर क्या होगा, साबुन का झाग या फिर शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम में कितना झाग होता है, मतलब उसमें द्रव ज्यादा होता है और गैस कम मात्रा में होती है। शेविंग क्रीम तभी फूली फूली सी होती है, जो लोग यूज करते हैं उनको पता है। आगे समझ में, तो ये कई बार पूछे जाते हैं कि द्रव और द्रव का मिश्रण क्या होता है, इमल्सन या पायस। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ठोस के साथ हमने क्या किया, ठोस द्रव गैस का मिश्रण कर दिया। फिर यहाँ हमने देखा द्रव के साथ ठोस द्रव और गैस का मिश्रण कर दिया। अब आया द्रव, ये गैस, गैस के साथ हम किसका किया, ठोस का किया, द्रव का किया, लेकिन गैस और गैस का मिश्रण हमने नहीं किया। क्या नहीं किया हमने,
गैस प्लस गैस। गैस और गैस का मिश्रण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई गैस और गैस का मिश्रण कोलॉइड नहीं होता। गैस और गैस का मिश्रण क्या नहीं होता? कोलॉइड नहीं होता। वो क्या होता है? विलयन होता है। क्योंकि गैस के पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से कम के होते हैं, 1 नैनोमीटर से कम। आगे समझ में? तो गैस और गैस का मिश्रण क्या हो जाता है? विलयन हो जाता है। ये सारा कॉन्सेप्ट क्या है? पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। भाई इनके पार्टिकल्स अगर बहुत छोटे हो जाएंगे ना, तो ये भी विलयन में पहुंच जाएंगे, लेकिन इनके पार्टिकल्स अगर 1 नैनोमीटर से ज्यादा हैं तो वो क्या आ जाएंगे? कोलॉइड में आ जाएंगे। कोलॉइड के प्रकार हमने देख लिए। अब हम कुछ देखते हैं कोलॉइड के गुण। क्या देखना है हमें? कोलॉइड के गुण। कोलॉइड के गुण। अब कोलॉइड के गुण में क्या है? इसका आकार हमने देखा था। आकार कैसा था? 1 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर। कैसा है? 1 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक। अब अगर हम मान लो नमक और शक्कर का घोल लेते हैं, ये है, इसमें हमने क्या मिला दिया? एक तो नमक और दूसरा शक्कर। नहीं, नमक शक्कर नहीं, नमक और पानी का घोल। नमक और पानी का घोल। और अगर मान लो ये घुल गए, तो घुलने के बाद अगर हम इसको छन्नी से छानेंगे तो क्या नमक हम निकाल पाएंगे? घुलने के बाद अगर हम इसको छानेंगे तो हम उसको नहीं निकाल सकते, अलग नहीं कर सकते नमक और पानी को। लेकिन कोलॉइड के पार्टिकल्स जो है ना, वो हम छान के अलग कर सकते हैं। तो उसको छानने के लिए हम किसका यूज करेंगे? छन्नी का तो यूज कर नहीं सकते, क्योंकि छन्नी के कैसे होते हैं? नॉर्मल जो छन्नी होती है उसमें छिद्र कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। तो वहां से क्या होगा? पूरा कोलॉइड बाहर निकल जाएगा और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। और फिल्टर पेपर जो होता है, फिल्टर पेपर से भी नहीं छानते। इसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं? अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या यूज करते हैं हम? अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, कोलॉइड को छानने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। अगर इससे हम छानेंगे तो कोलॉइड के जो पार्टिकल है ना, वो ऊपर रह जाएंगे और पानी नीचे चला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें हम किसका यूज करते हैं? अल्ट्रा फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। इसका एक और गुण है जिसको हम बोलते हैं क्या? ब्राउनी गति। क्या होता है? ब्राउनी गति। अब ब्राउनी गति क्या होती है? अगर मान लो ये पानी है, इसमें कुछ 1 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर के पार्टिकल हमने घोल दिए, तो वो कैसे होंगे? यहाँ पे जिगजैग गति करेंगे। जिगजैग समझते क्या होता है? जिगजैग मतलब ऐसे, जेड मतलब जेड के समान। ये होती है जिगजैग मोशन। तो ये किसने बताया था? ये एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था क्या? रॉबर्ट ब्राउन। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ब्राउनी गति बोला जाता है। तो रॉबर्ट ब्राउन उनका नाम था, या फिर ब्राउनियन भी इसको हम बोलते हैं, ब्राउनियन। तो रॉबर्ट ब्राउनियन उनका नाम था। तो उन्होंने बताया कि कोलॉइड के जो कण होते हैं वो कैसी मोशन में होते हैं? जिगजैग मोशन में होते हैं। तो ये भी इसका एक गुण है। तो कोलॉइड किस मोशन में गति करते हैं? कैसी गति करते हैं? तो वो जिगजैग गति करते हैं। कैसी करते हैं? यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, जिगजैग। जिगजैग गति करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? ब्राउनी गति बोलते हैं। अगर कभी ऐसा हम रखेंगे ना ग्लास में, अगर हम कोई पाउडर घोल देते हैं और पाउडर को अगर जैसे टॉर्च से देखेंगे तो वो हमें ऐसी जिगजैग मोशन करते हुए दिखेंगे। इसको किस में देख सकते हैं? नॉर्मल हम नहीं देख पाएंगे इसको। इन्होंने कहाँ देखा? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में इन्होंने इसको देखा था। अगला एक बहुत इंपोर्टेंट गुण है इसका, कोलॉइड का एक बहुत ही खास गुण है, उसका नाम है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव। इसको किसने खोजा था? उनका नाम था टिंडल। साइंटिस्ट के नाम पर ही उसको हम बोलते हैं। भाई टिंडल प्रभाव क्या होता है?
टिंडल प्रभाव हमने देखा है कि जब हम पहले पुराने घर जो होते थे ना, पुराने घर या फिर कुछ भी ऐसा पैक घर हो, कहीं से एक छिद्र हो, मान लो कोई पैक घर है और उसमें कोने पे एक छेद हो जहां से धूप आ रही है, तो धूप आती है तो वहां से हमें कुछ धूल के कण दिखते हैं, मतलब हम देख पाते हैं कि कण एक मोशन में है। जैसे मान लो ये है एक बंद डिब्बा है और बंद डिब्बे में यहाँ पे एक छेद हो, यहाँ से लाइट आ रही है, तो ये लाइट ऐसी सीधी जाएगी तो यहाँ बीच में हमें अलग धूल के कण हमें दिखते हैं। जैसे कभी शाम को हम बाइक पे जाते हैं तो जो लाइट होती है ना, तो लाइट में हमें धूल के कण अलग ही दिखाई देते हैं। सामने जो लाइट अगर फोकस रहता है ना सीधी लाइट में, तो हमें धूल के कण दिखते हैं, तो उसी को क्या बोला गया है, टिंडल प्रभाव हमने बोला है। तो टिंडल प्रभाव क्यों दिखता है हमें, भाई टिंडल प्रभाव दिखता क्यों है, क्या होता है, जैसे ही मान लो ये यहाँ से अपन ने ये लाइट का सोर्स है, यहाँ से लाइट गई, यहाँ से लाइट गई, यहाँ पे कुछ धूल के 1 मिलीमीटर तक के, 1 नैनोमीटर से 1 mm तक के कण घूम रहे हैं, वो क्या करेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन कर देंगे। क्या कर देंगे, प्रकीर्णन। तो ये दिखता क्यों है हमें, प्रकीर्णन के कारण। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें क्या दिखता है, टिंडल प्रवाह हमें देखने मिलता है। पूजा किसने था, टिंडल ने। ये क्या है, एक कोलॉइड का गुण होता है। कोलॉइड का एक और गुण होता है, वो अपन देख लेते हैं। अगर मान लो कोलॉइड है और उस पे क्या है, प्लस चार्ज है, अगर जो कण है ना, कोलॉइड में क्या होते हैं, कण होते हैं छोटे छोटे, तो उन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। हमने देखा था कि अपोजिट जेंडर में डायरेक्ट अट्रैक्शन होता है, तो प्लस चार्ज किस तरफ जाएंगे, माइनस की तरफ भगेंगे ना। तो इसमें मान लो क्या है, प्लस चार्ज है, तो इसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे तो वो सारे कैसे होंगे, माइनस चार्ज की तरफ सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे, सारे के सारे कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, माइनस चार्ज की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये भी इसका एक गुण है। कोलॉइड के 2 टाइप और होते हैं, वो अपन देख लेते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में। एक होता है द्रव स्नेही कोलॉइड और एक होता है द्रव विरोधी कोलॉइड। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं होता। द्रव स्नेही कोलॉइड क्या होते हैं, जो वाटर लविंग, मतलब पानी के अंदर बहुत अच्छे से घुल जाता है। द्रव विरोधी क्या होते हैं, पानी में घोलने पर भी बहुत अच्छे से नहीं घुल पाते, तो वो द्रव विरोधी हो जाते हैं। तो ये क्या है, हमारा कोलॉइड खत्म हो गया। एक और चीज इसमें थी, निलंबन, जो कि हम देख चुके हैं। निलंबन, निलंबन में क्या होता है, पार्टिकल्स की साइज जो है ना, वो कैसी होती है, ज्यादा बड़ी होती है, मतलब 1 mm से ज्यादा। क्या होती है, 1 mm से ज्यादा उनकी साइज होती है। तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, ज्यादा हैवी हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, तली में आ जाते हैं। ये कैसे आ जाएंगे, तली में आ जाएंगे, तो वो क्या होता है, निलंबन होता है। इतना कुछ में कुछ खास ज्यादा नहीं, वो क्या कहलाता है, निलंबन कहलाता है। मतलब इसमें पार्टिकल्स जो है ना, हम इसके पार्टिकल्स हम उसमें कैसे अल्ट्रा फिल्टर पेपर से छान रहे थे, इसके पार्टिकल्स को हम किससे, फिल्टर पेपर से छान सकते हैं। फिल्टर पेपर से, विलेन को तो हम छान ही नहीं सकते, तो फिल्टर पेपर से छान सकते हैं। आकार कैसा होता है, 1 mm से ज्यादा होता है, और ये कैसे होते हैं, तली में पहुंच जाते हैं। मतलब अगर हम इनको खोलेंगे ना, तो ये कैसे होंगे, तली में घुल जाएंगे। अगर मान लो हम थोड़े से पानी में अगर थोड़ी सी हल्की मोटी रेत अगर हम उसको डालेंगे, तो वो कैसी होगी, पानी में यहाँ नहीं घूमेगी, सीधी नीचे चली जाएगी, तो वो क्या होता है, निलंबन होता है। ये हमारा कोलॉइड और ये खत्म हो गया। ठीक है, फिनिश।